नमस्कार आप सभी को। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पर जहां पर हम आज यूथ कॉन्फ्रेंस विवेकानंद और राष्ट्रवाद, ये हमारा विषय है चर्चा का आज के हमारे इस पटल पर, जहां पर हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को अपने इन वक्ताओं के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय पंकज जी, जो कि एक चर्चित कवि, लेखक, चिंतक और संपादक बेला के हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच पर। नमस्कार सर। और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं कुमार राघवेंद्र राघव बिहार से। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत नमस्कार। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजेश रंजन वर्मा जी। आप अवकाश प्राप्त सह प्राध्यापक रहे हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रमोद पांडे जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जागरण ग्रुप के। नमस्ते सभी लोगों को। धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय पंकज सर, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रवाद को लेकर के उनके विचारों को। सबसे पहले बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और स्वामी विवेकानंद का स्मरण निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए है, विश्व बंधुत्व के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी मनुष्यता को जानते समझते हुए उसे इतना विकसित करें कि दूसरे मनुष्य से हम कोई फर्क नहीं बना सके, कोई दूरी नहीं बना सके। आज का विषय है विवेकानंद और राष्ट्रवाद। हम स्मरण करें, विश्व धर्म संसद में शिकागो में जाकर स्वामी विवेकानंद ने जो संबोधन किया था, वह अपनी जगह की उनका किस तरह से वहां जाना हुआ, कितने संघर्षों के बाद और किस निष्ठा के साथ गए थे, किस भारतीय चेतना और आत्मा को लेकर वहां गए थे। लेकिन जिस तरह से उनके नाम का उद्घोष होते ही बहिष्कार की मुद्रा में सारे लोग आ गए थे, जितने लोग उपस्थित थे सबके सब। लेकिन जिस धैर्य के साथ, जिस गांधीर्य के साथ स्वामी विवेकानंद मंच तक गए और अपना संबोधन दिया, संबोधन मात्र से ही लोग इतना प्रभावित और अभिभूत हुए थे कि वह भारत की पहचान बनी थी। माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, संपूर्ण संसार को लगा कि यह कितना बड़ा धर्म और कितने बड़े देश का, कितने बड़े उदार देश का यह प्रतिनिधि है, जो समस्त अमेरिका के पुरुषों को भाई और समस्त अमेरिकन स्त्रियों को अपनी बहन की तरह मान रहा है। पहला परिचय। और फिर विवेकानंद ने जो धन्यवाद ज्ञापित किया, जब लोग शांत हो गए तो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऋषियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से प्रणाम और धन्यवाद निवेदित करता हूं। मैं धर्म की माता की ओर से, धर्म की माता से सीधा अर्थ, ऋषियों की सबसे प्राचीन परंपरा से अर्थ भारत, मैं धर्म की माता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और तीसरा कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश में विभिन्न धर्मावलंबी हैं, विभिन्न पंथ हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन सबके सब कहीं न कहीं से हिंदू की वैज्ञानिक अवधारणा के साथ हैं। तो समस्त पंथ, मजहब, संप्रदाय के हिंदुओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अर्थात पश्चिम में जाने के बाद भी उनके मन से, उनकी आत्मा से, उनके संपूर्ण से भारत नहीं विलग हुआ था। हम यही देखें, जिस मध्यकाल में यूरोपीय देश में अपनी शक्ति को पहचानते हुए, अपने देश को एकीकृत करते हुए, लगभग अधिकांश क्षेत्रों में विकसित करते हुए जिस राष्ट्रवाद का उदय हुआ,
उस राष्ट्रवाद को धीरे 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 उन लोगों ने अपने तक ही सीमित नहीं किया। कुछ लोग, कुछ देश की निष्ठा सांस्कृतिक विकास की ओर चली गई, कुछ की कलात्मक विकास की ओर, कुछ सैन्य शक्ति की ओर। लेकिन उसी यूरोपीय क्षेत्र में कुछ ऐसे भी देश हुए जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, किसी दूसरे को अपने अधीन करने के लिए, तो उनके भीतर ऐस ना जगी जिसका जो परिणाम भारत को भी भोगना पड़ा और भारत पराधीन हुआ। अपने विकसित होते हुए राष्ट्रवाद के कारण दूसरे देश की राष्ट्रीयता पर संकट बनकर आ गए। स्वामी विवेकानंद ने इसे देखा कि भारत माता और उससे भी ज्यादा यहाँ की जो मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी कारण की वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कुमार राघवेंद्र सर आपके पास आना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रवाद, इस पर सर आप अपने विचार रखें। अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वामी विवेकानंद जी को का नाम स्मरण ही करना राष्ट्रवाद का दूसरा परिचायक है। आध्यात्मिक एकीकरण, आत्मा की आध्यात्मिक जागृति को उन्होंने ही राष्ट्रवाद का नाम दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए कोई अलग से बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं और हम फिर राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं, तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, जबकि राष्ट्रभक्ति उसका सोल है, उसकी मिट्टी है, उस मिट्टी से जन्मा हुआ एक वृक्ष है। राष्ट्रवाद कोई परिणति नहीं है। हालांकि राष्ट्रवाद जो शब्द है वह माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के आखिरी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी और यूरोपियन कंट्री के बीच में इसका उदय हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि जो चीजें होती है, जो हमारे जीवन में है, जो हमारे देश और समाज के बीच में है, वो सिर्फ आज उत्पन्न नहीं हुई है। उनको शब्द स्वरूप हम भले ही दे दे, राष्ट्रवाद किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता था पहले भी और आज भी, लेकिन उसको 17वीं शताब्दी के आखिरी और 18वीं के पूर्व में उसको एक नाम दिया गया जिसको राष्ट्रवाद के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों में भी देख ले, हम रामायण काल से लेकर के और आज तक के संविधान तक में देख ले, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग शब्दों में, लेकिन प्रारूप उसका एक ही होगा, उसकी आत्मा एकल है। और इसी कारण से हम ये बात कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति का जो मिट्टी है उससे जन्मा हुआ एक वट वृक्ष है। और राष्ट्रवाद की परिकल्पना बिपिन चंद्रा की एक किताब में एसे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने राष्ट्रवाद का जनक माना है। ये उनके प्रति आभार है, उनके प्रति कृतज्ञता है। और उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक कट्टरता से और जो धार्मिक उन्माद के उपरांत ये राष्ट्रवाद हमेशा उससे खंडित होता आया है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास को, आत्मा की जागृति को, जब 1857 में हमारा देश क्रांति के आंदोलन में रहा और जब हम उसमें समग्र आंदोलन में रहे और उसके बाद जो हमारे अंग्रेजों के द्वारा उस पूरे आंदोलन को कुचला गया, हमारे मनोबल को गिराया गया, उस समय जब फिर उन्होंने शिकागो में जाकर के भाषण दिया तो हमारे अंदर की चेतना जागी और वही आत्मबल को बढ़ाने वाला वो राष्ट्रवाद था। हम इस बात को सिरे से स्वीकार करते हैं कि जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है और जो भारत का राष्ट्रवाद है, अपितु भारत के बगल का भी, जैसे धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन स्वामी जी ने हमारे देश की जो परिकल्पना की, जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, वो सुख समृद्धि और शक्तिशाली भारत ही सिर्फ नहीं बल्कि संपन्न सशक्त स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की। यही राष्ट्रवाद था। अन्य राष्ट्रवाद के विपरीत वहां सांस्कृतिक विकास की बात नहीं की, वहां सामाजिक सुरक्षा और पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दिया गया, जो राष्ट्र के प्रति चेतना हो।
जैसे हम अपने विकास के दौर में रहते हैं, तो हम इस बात की परिकल्पना करते हैं कि राष्ट्रीय राष्ट्रवाद तभी तक कायम रहेगा जब हम अपने अंतरात्मा के विकास को चले। सभी धर्मों का सम्मान, जो कि मानवता के मूल धर्म को निर्धारित करता है। हम अपने दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं। पश्चिम देशों में भी सभी को समानता का अधिकार दिया गया, वहां भी धर्म को स्वीकार किया गया, अन्य धर्मों को भी बहुत सहजता से लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ रहने की परिकल्पना को उन्होंने उदारवादिता कही। जबकि हम दूसरे धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरे धर्मों की प्रतिष्ठा और इज्जत में अपना विश्वास रखते हैं। इसलिए पाश्चात्य जो सभ्यता है उसका राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद बिल्कुल अलग अलग है। और स्वामी जी का राष्ट्रवाद तो खैर मूल रूप से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर से है। मनुष्य के मनुष्यता का उत्पन्न, स्वयं से स्वयं का परिचय, आध्यात्म को लेकर के राष्ट्रवाद जो उत्पन्न होता है उसके लिए हम पूरे देश की परिकल्पना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के आर्थिक विकास को नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को हम राष्ट्रवाद के रूप में मानते हैं। बहुत अच्छे सर। हम राजेश रंजन वर्मा सर आपके पास आएंगे और आपसे विनती करेंगे कि आप विवेकानंद जी और उनके राष्ट्रवाद के विचारों को सर यहाँ पे प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करता हूँ। देखिए, आज जो आपका विषय है उसके दो पद हैं, स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रवाद। उत्तर पद सदैव प्रमुख होता है, इसलिए आज राष्ट्रवाद पर और खास करके विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद से संबंधी अवधारणा पर विचार करने की आवश्यकता प्रबल है। और मैं समझता हूं कि इस पर एक व्यापक विमर्श किया जा सकता है। जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया, पश्चिम का जो राष्ट्रवाद है एक्चुअली वो 19वीं शताब्दी 1870 के आसपास का नहीं है, वह मध्यकाल के अंतिम चरण का है, जब गुलाबों के युद्ध में बोसवर्थ की लड़ाई में 1485 ईस्वी में लंकास्टर वंश के हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना की थी और नियो लर्निंग के साथ अंग्रेजी भाषी लोगों का एक देश सामने आया था और उसके समानांतर फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का फ्रांस, उसी तरह स्पेनी बोलने वालों का स्पेन, डच बोलने वालों का फिनिश बोलने वालों का। तो ये आपको जो राष्ट्रवाद की बात आप वहां करते हैं, वहां राष्ट्र बहुत छोटा हो जाता है। वो हमारे हिसाब से क्षेत्रीयतावाद है, वो हमारे हिसाब से भाषाई क्षेत्रीयतावाद है, राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र एक बड़ा विशाल शब्द है सर। राष्ट्र की चर्चा ऋग्वेद में स्वयं देवी सूक्त में शक्ति करते हुए कहती है, अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्र की आत्मा हूं। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक इयत्ता होना ही आवश्यक नहीं है, एक जनसंख्या होना ही आवश्यक नहीं है, एक ड्राइविंग फोर्स भी होना चाहिए जो आपको आगे लेके चले। और यही आपके भारत के राष्ट्रवाद की, पूर्व के राष्ट्रवाद की अवधारणा है। नोशन ऑफ नेशन इन ऑक्सीडेंट इज लिमिटेड टू रीजनलिज्म एंड लिंगुअलिज्म। और इन ओरिएंट, हमारे पूर्वी जगत में भारत एक राष्ट्र आज से नहीं है, वैदिक काल से है। ऋग्वेद में यह आपको देवी सूक्त में है 10वें में, और अथर्ववेद में अथर्वशीर्ष में आपको देवी कहती है, अहम राष्ट्रीय संगमनी, मैं राष्ट्र की आत्मा हूं जो राष्ट्र के साथ चलती हूं, जो स्वयं को कहती है अहम अजा, मैं अजन्मा हूं। अर्थ क्या हुआ? द फोर्स दैट इज बिहाइंड, द फोर्स ड्राइविंग बिहाइंड इज वेरी प्राइमरी। और यह उस काल का है जब कहीं सारे संसार में राष्ट्र नाम का विचार तक नहीं था। आप हेलेनिस्ट एम्पायर की बात सुनते हैं, हेलेनिक कल्चर की बात सुनते हैं, ग्रीक एम्पायर की बात सुनते हैं, मैसिडोनियन एम्पायर की बात सुनते हैं, रोमन एम्पायर की बात सुनते हैं, लेकिन रोमन राष्ट्र की बात नहीं सुनते, यूनानी राष्ट्र की बात नहीं सुनते। और छोड़िए एकीकरण और एका की बात आप नहीं सुनते। डेलोस अलग है, एथेंस अलग है, स्पार्टा अलग है, और उसके अलावा मकदूनिया अलग है। रोम के भी साम्राज्य का जब एशिया और यूरोप में विस्तार हुआ तो उसका दो खंडों में विभाजन हुआ, एक होली रोमन एम्पायर जो कि आपको वेस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ, और दूसरा बाइजेंटाइन ईस्टर्न रोमन एम्पायर।
लेकिन भारत के बारे में आप सुने तो भारत शब्द का जन्म ही ऋग्वेद में होता है, और वो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर बताया जाता है ऋग्वेद में कि नाम भारत पड़ा। पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो अभी आपके पास उपलब्ध है जिस स्वरूप में, विष्णु पुराण, उसके दूसरे अध्याय के तीसरे खंड में पहला श्लोक ये है कि उत्तरंश समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्त संतति, जिसके उत्तर में हिमा समुद्र है और नहीं, जिसके समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण दो देश है, उसका नाम भारत है और यहाँ की संतान को भारती कहा जाता है। इसका प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख आपको कौटिल्य करता है अर्थशास्त्र में, जब वह बताता है कि भारत सागर से घिरा 9वां द्वीप है, 9th आइलैंड। 9th आइलैंड छोटा शब्द हो जाएगा, बड़ा या मतलब तो पेनिनसुला के अर्थ में ले लेकिन उसने द्वीप ही कहा है। और यह दक्षिण से नापता है कुमारी अंतरिक्ष से हिमालय तक। और यह देखिए हमारी जो यह एकता है वह आपको कैसे दक्षिण होती, कैसे आपके सामने आती है। तो हमारे यहाँ आपको आरंभ से ही वैदिक काल में जो हमको रेफरेंसेस मिलते हैं या पौराणिक काल के रेफरेंसेस मिलते हैं, वहां से ही लोगों ने भारतीय राष्ट्र के निर्माण की चेष्टा की है और ऐतिहासिक काल में भी की है। चंद्रगुप्त मौर्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करता था, अफगानिस्तान से बर्मा की सीमाओं तक शासन करता था, अशोक करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर समुद्रगुप्त ने किया। ये भारत को एकता का जो रूप दिया गया, यह सिर्फ हमारे लिए एक क्षेत्रीय एकता ही नहीं थी, हमारे यहाँ लोगों की भी एकता थी। आप जाने हमारे यहाँ बसने वाली जातियों में आपको पूरब में आते थे किरात और मंगोल जातियों से संबंधित लोग, मैदानी भागों में जिधर हम रहते हैं नाग वंश से संबंधित लोग आते थे, और पश्चिम और उत्तर में तुर्क और यमन जाति के लोग आते थे कालांतर में। बल्कि आप ये देखें कि मौर्यों के अंतिम काल में, बृहद्रथ के काल में ये भारत में आकर बसने लगे और यहाँ की समीकृत संस्कृति के अंग बन गए। और यह जो हमारा रहा पैमाना, इसको हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही तरह रखा। कश्मीर के लोगों के लिए कन्याकुमारी अंतरिक्ष, कुमारी देवी की जो चित्र है, छवि है, वह उतना ही पवित्र है जितना दक्षिण के लोगों के लिए हिमालय का। और उसको भी आप अगर पूर्व मध्यकाल में आए तो शंकराचार्य के 4 जो आपको आश्रम बने, बद्रिकाश्रम, उत्तर दक्षिण मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में आपको द्वारिका पीठ और पूर्व में पूरी पीठ। तो ये हमारी एकता का एक जो परिचय लेके चलते हैं हम। वहां हमारे लिए दक्षिण भी उतना ही पवित्र है। जिन 7 नदियों का उल्लेख करते हैं, गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी, इसमें आपको सिंधु नदी है, उत्तर की नदी है, दक्षिण की नदी है। पर्वतों की 7 कुलों के पर्वतों की बात करते हैं तो महेंद्र मलय, मलयाचल, वहां के चंदन की हमारी पूजा नहीं हो पाती है। और जब 7 मोक्षदायिनी नगरों, शहरों की चर्चा हम करते हैं तो उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चय सप्तैता मोक्षदायिका। जैसे काशी मोक्षदायिका है वैसे ही काशी भी मोक्षदायिका है। तो ये जो हमारी यूनिटी है, विश्व की सबसे पुरानी एकता है। और इसके लिए मैं महोदय आपसे चर्चा करते हुए बता दूं कि इस बात का संबंध हमारे यहाँ के धर्म से है और इसकी चर्चा विवेकानंद जी ने अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से की है। आप मुझको समय दें तो मैं आपको अभी यहीं इसी समय वो रेफरेंसेस पढ़ के सुना दूंगा। और आप जानते हैं यह जो हमारी एकता है, इसकी आत्मा हमारी संस्कृति में है। इसको पश्चिम के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया। वी स्मिथ लिखते हैं, विंसेंट स्मिथ, द फंडामेंटल इंडियन यूनिटी that the diverse peoples of India
have developed a peculiar type of culture or civilization utterly different from any other type in the world. दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं मिलती, ऐसा कोई देश नहीं मिलता। अब स्वामी जी के बारे में क्या कहना है, बच्चा बच्चा जानता है। तो वह भाषण उनका जो हुआ, उसके पहले उन्होंने जाने के पहले 3 दिनों तक कन्याकुमारी में समुद्र में शिला पर बैठकर मेडिटेशन किया था। ये डेट्स हैं 24, 25 और 26 दिसंबर 1892। और उसके बाद तब वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में उनके शिकागो की धर्म संसद में 3 भाषण हुए हैं। पहला वेलकम के रिस्पॉन्स में 11/9 को, 19/9 को 1893 में पेपर ऑन हिंदुइज्म, और 27/9 को एड्रेस एट द फाइनल सेशन। और इसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ रिलीजन की चर्चा की है। वो ये कहते हैं कि मैं क्यों कहूं कि तुम क्रिश्चियन से बौद्ध हो जाओ, तुम बौद्ध से हिंदू हो जाओ, मैं मुस्लिम हो जाऊं, क्यों? वी शुड लिव विद द बेस्ट एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। सबको सारों के साथ जीना है। ये विवेकानंद जी का थॉट है। और जानते हैं इस पर जो वहां के समाचार पत्रों ने कमेंट किया, साहब ये तो सोचने की बात है। उसके बाद आपको नेशनल हेराल्ड ने, नॉट नेशनल, द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने जो लिखा, ये पंक्ति सुनिए ध्यान से। He is undoubtedly the greatest figure in the parliament of religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. उस ज्ञानी देश को हम जो अपना मिशनरी भेज रहे हैं, कितना फुलिश जॉब है हमारा। और अब राष्ट्रवाद की बात पर आइए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है वो ये है कि भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ है भारत की संस्कृति को, अद्वैत को और वेदांत को स्थापित करना। यही भारतीय राष्ट्र की अवधारणा का आधार है। और इसकी जो है सो कैसे हम स्थापना करें, इसके लिए यही आप उस प्लेटफॉर्म की सार्थकता को पूरा करेंगे जो वहां वो कहते हैं युवा का योगदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं तो अभी समय नहीं है, मैं आपको सारे रेफरेंसेज यहाँ पढ़ के सुना देता, लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए, भारत को राष्ट्रों के परिवार में सबसे ऊपर उठाकर रखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने यही कहा है, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ले आओ। फुटबॉल खेलना बेहतर है गीता पढ़ने से। मैं ये नहीं कहते गीता मत पढ़ो, अपने शरीर को, बस स्वस्थ शरीर में ही आपको स्वस्थ चेतना का विकास हो सकता है, निवास हो सकता है। इसलिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस संसार को ही जिम्नेजियम कहा है। अब क्या ऐसी बातें हैं जो कि कैसे शब्दों में व्यक्त की जाए, आपको बता। सर हम आपके पास आएंगे पुनः। अभी हम सर प्रमोद पांडे जी सर को थोड़ा समय लेना चाहेंगे। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रवाद, उनके विचारों को सर आप व्यक्त करें हमारे इस पटल पर। जी, जहां वर्मा जी जैसे इतिहासविद और संजय जी जैसे कवि, साहित्यकार और अध्येता हैं, और राघव जी जैसे राजनीति के मतलब
युवा भविष्य भारत के, वहाँ मुझे आपने विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर विचारों को कहने के लिए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि एक सीन की कल्पना करें कि रावण सीता को ले गया है और राम कैसे हैं। रावण के पास पूरी जानकारी है, लेकिन राम की शक्ति का एहसास लंका को नहीं है। वहां एक बंदर हनुमान जी दूत के रूप में पहुंचते हैं और पूरे लंका को ये बता देते हैं कि राम की शक्ति क्या है। मैं विवेकानंद को वैसे ही दूत की तरह मानता हूं, जिन्होंने भारत का इतिहास उस समय तक क्या था, कभी मुगल आए, कभी दूसरे, जो आया उसने शासन किया। भारत सोने की चिड़िया है, ये हम जान रहे हैं, विदेश जान रहा है, लेकिन पश्चिम को ये पता नहीं है कि भारत की आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक है। इसको बताने का काम सबसे पहले बहुत तरीके से स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने भारत का जो पक्ष शिकागो में रखा, हम सब जानते हैं उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनकी वहां उपस्थिति और उनके संबोधन की शुरुआत ने जिस तरह से वहां भारत के विद्वता का डंका बजाया, मैं कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रवाद की पहली झलक विश्व को वहीं से मिलती है, पूरी दुनिया को। इसके बाद आप देखिए कि शिकागो में व्याख्यान के बाद विवेकानंद के अमेरिका में, इंग्लैंड में कई प्रवचन होते हैं। वहां वो हिंदुत्व की और भारत की उपलब्धियों का बखान करते हैं। भारत से और भारत भूमि से, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, अपने यहाँ कोलंबो से उनकी शुरुआत होती है। कोलंबो, लंका का जिक्र मैंने इसलिए किया कि विवेकानंद का पहला परिचय भारतीय उपमहाद्वीप को कोलंबो से मिलता है। ठीक है, कोलंबो में उन्होंने जो व्याख्यान दिया है वो भारत के राष्ट्रवाद का उद्घोष है। वो वहां हिंदू चेतना, मैं हिंदू चेतना इसलिए कह रहा हूं कि विवेकानंद की नजर में हिंदू का मतलब संकीर्ण हिंदू नहीं है जो केवल आज के संदर्भ का हिंदू है। विवेकानंद राष्ट्रीयता के संदर्भों में हिंदू सबको मानते हैं। एक जगह उन्होंने कहा भी है कि मैं जो हिंदू प्रदेश में जो रहते हैं उन सबको हिंदू मानता हूं। और वहां से वो कोलंबो में, जाफना में, इसके बाद वो रामेश्वरम में भी आके और वहां तक उन्होंने भारत की जो उपलब्धियां हैं उसका बखान किया है। बाहर में देखिए कि हमारा जो राष्ट्रवाद का या हमारी जो विदेश नीति का जो आईना है वो यही है कि हम अपने यहाँ चाहे जितना विरोध करें, आपस में एक दूसरे पर जितनी छीटाकशी करें, लेकिन जब बाहर जाएं तो हम अपनी उपलब्धियां बताएं। और ये विवेकानंद से आप सीखें, उनका पूरा संकलन उपलब्ध है। समग्र विवेकानंद में आप कोलंबो में देखें, वो भारत की किसी दुर्दशा के बारे में नहीं कहते। शिकागो में उन्होंने जो कहा वो तो अलग ही बात है। अमेरिका में भी कहीं भी वो भारतीयों की कहीं शिकायत नहीं करते। कोलंबो में भी वो भारत ये है, भारत का धर्म क्या आधार है, भारत क्या है, ये बताते हैं वहां के लोगों को। लेकिन जैसे वो रामेश्वरम पहुंचते हैं उनका स्वर बदल जाता है। वो ये जानते हैं कि केवल विदेश में डंका बजाने से नहीं होगा, हमें संगठित होना होगा, हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। और इस हिसाब से स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के एक एक परत को खोलते हैं। जब वो ये कहते हैं, वो उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि अगले 50 साल तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ। ये ऐसा आदमी कह रहा है जो आध्यात्मिक है और जिसके लिए धर्म ही सबसे बड़ा वो है। उनके व्याख्यान को देखें तो धर्म के अलावा उन्होंने बहुत कम किसी बात को कहा है। लेकिन भारत के लिए धर्म क्या है? उन्होंने कहा है कि पश्चिम का जीवन उसकी राजनीतिक विरासत है और पूरब का जीवन क्या है? तो धर्म है।
और धर्म से अलग होगे तो तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा है कि जितना अपने अतीत की ओर देखोगे उतना तुम मजबूत बनोगे। ध्वंसावशेषों का जिक्र भी किया है उन्होंने, कहा है कि सोमनाथ के मंदिर को देखो, कैसे यहाँ की चेतना थी जो आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन उस चेतना ने यह शक्ति दी कि हम फिर से खड़े हो गए। सोमनाथ के मंदिर का उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है, अन्य मंदिरों के बारे में भी कहा है, और कहा है कि दुनिया ये कहती है कि हिंदू जितना पीछे देखते हैं उतना वो बिगड़ते जाते हैं, उनकी दुर्दिन आते जाते हैं उनके। लेकिन मैं कहूंगा कि सर आप म्यूट पे आ गए हैं, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रमोद सर। हेलो, मैं जी जान सर नहीं आप। रहा था कितनी देर। वो जी सर। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का उदाहरण देते हुए, और राष्ट्रवाद को कहीं परिभाषित नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय चरित्र होना बहुत जरूरी है, और हमारा राष्ट्रीय चरित्र हमारे आध्यात्मिक चिंतन से होगा। और आध्यात्मिक चिंतन का मतलब क्या, कि हम अपने अतीत को देखें, हम वेदों को देखें, हम उपनिषदों को देखें, और उन्होंने बाकायदा इतने कम उम्र में इतने व्याख्यान, इतनी बीमारी के बावजूद उन्होंने उन चीजों का अनुवाद किया, उन चीजों पर अपनी लेखनी चलाई जो राष्ट्रीय चरित्र को उद्घाटित करने के लिए या राष्ट्रीय चरित्र के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की अवधारणा की बात है तो भारत के लिए राष्ट्रवाद एक संकीर्ण विचारधारा कही जा सकती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम हमारा ध्येय रहा, और चूंकि संस्कृति का उत्थान यहीं से हुआ, तो हमारे लिए सबे भूमि गोपाल की थी, तो हम इतना संकीर्ण हो भी नहीं सकते थे। किंतु वर्मा सर ने ऋग्वेद में अहम राष्ट्री का जिक्र किया कि देवी कहती हैं कि मैं राष्ट्र हूं, और जो दुर्वाक्षत मंत्र है, सब लोग जानते हैं कि किसी भी मंगल अवसर पर हमारे यहाँ जो दूब का फुनगा लेके और जो प्रार्थना की जाती है, ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य, ये क्या है? ये वैदिक प्रार्थना है, राष्ट्रीय प्रार्थना इसको माना गया है। यूट्यूब पर उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, कहीं आप सर्च करेंगे वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना, इसका हिंदी भी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ ये धारणा राष्ट्रवाद की पहले से है। पश्चिम तो इसके राजनीतिक स्वरूप को लेके आया, जब पश्चिम में जागृति आई। अगर कोई बाद में कपड़ा पहनना शुरू करे और वो प्रचारित करे फोटो भेज के, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पहले लोग नहीं जानते थे। तो राष्ट्रवाद हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ा है, और विवेकानंद ने बार बार इसका उल्लेख किया है। उनका स्वरूप आध्यात्मिक है, वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो राजनीतिक विचारक नहीं है, वो आध्यात्मिक विचारक हैं। और वो जानते हैं कि भारत की क्षमता ही यही है भारत की, कि वो विश्व गुरु के रूप में जैसे पहले आदरित रहा है, समादरित रहा है, अब फिर वह समय आ गया है कि उस तरह का उत्थान हो। और उनके लेखन में आप देखें कि कहीं निराशा नहीं है। विवेकानंद बार बार कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। और केवल भारतीयों को नहीं कह रहे हैं, जितने लोगों से पत्राचार करते हैं, सिस्टर निवेदिता से करें या अन्य जो मेरी और अन्य कई उनकी शिष्याएं और उनके परिचित महिलाओं को जो उन्होंने पत्र लिखे, उसको पढ़ें तो वो बार बार ये बताते हैं कि भविष्य भारत का बदलने वाला है। और उस समय देश गुलाम था, लेकिन वो अगले 50 साल का जो चित्र खींचते हैं भारत का भविष्य, एक आलेख है जो मद्रास में उन्होंने व्याख्यान दिया था, जिसको भारत का भविष्य फ्यूचर ऑफ इंडिया करके उनके कंप्लीट वर्क्स में छापा गया है। उसमें वो कहते हैं कि 50 साल के लिए
हम देवी देवताओं को भूल जाएं, हम भारत राष्ट्र की पूजा करें, हम अपनी चेतना को जगाएं, हम आध्यात्मिकता की ओर जाएं। ये विवेकानंद का राष्ट्रवाद है। विवेकानंद का राष्ट्रवाद कहीं संकीर्णता में नहीं आता। वो कहते हैं कि धर्म हमारी जातीय मान है, जातीय जीवन प्रवाह है, अगर इसको तुम छोड़ोगे इसका अनुसरण तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा, और इसको छोड़ोगे मृत्यु निश्चित है। अभी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है, बहुत हंगामा मच रहा है कि सरकार अपना विचार थोपना चाह रही है, या इसके विपक्ष में भी कहा जा रहा है। लेकिन विवेकानंद ने ये कहा कि जहां तक संभव हो हमारा आदर्श होना चाहिए समग्र आध्यात्मिक उत्थान और लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार हम अपने हाथों में लें। भारतीयों के आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा का भार हम अपने हाथ में लें। हम का मतलब क्या? उस समय अंग्रेजी शासन है। विवेकानंद ये कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों की, यहाँ के युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का दायित्व अंग्रेजों पर न छोड़ें, हम उसको अपने हाथ में लें। और उसको कैसे पढ़ाएं? तो हमारी शिक्षा जहां तक संभव हो राष्ट्रीय नीति से, राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार चले। ये विवेकानंद का राष्ट्रवाद है, जो नई शिक्षा नीति में आज आ रही है। या ये कहा जा रहा है कि हमें अपने भाषा में और अपने तरीके से पढ़ाना है। ये विवेकानंद तब कहते हैं जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संप्रभुता नहीं थी, हम गुलाम थे। गांधी जी ने लिख कर कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, लेकिन हम विवेकानंद के जीवन को देखें तो उन्होंने बिना कुछ लिखे ही कह दिया कि मेरा जीवन ही संदेश है। और उन्होंने जो कठोपनिषद का जो ये सूत्र उठाया कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, ये भारत के युवाओं के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए, जिनके मन में भी कोई सपना है, जिनके मन में भी कोई संकल्प है, उसको वो कह रहे हैं कि उठो। ये तो यमराज ने नचिकेता से कहा था कि तुम उठो और जो प्राप्त करना है कर लो। लेकिन इसको अपने भाषा में, अपने इसको सामयिक बना के विवेकानंद ने जिस तरह से कहा, आज युवा दिवस मनाने का कारण ही यही है कि उन्होंने देश के युवाओं को झकझोरा है और ये कहा कि युवा ही भविष्य हैं। और राष्ट्रवाद, इस नाते मैं कहता हूं कि विवेकानंद राष्ट्रवाद की वो का कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद सर बाहर हो गए हैं। डॉक्टर संजय पंकज सर, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप राष्ट्रवाद की वो परिभाषा जो स्वामी विवेकानंद ने दी थी हमारे इस देश को, सर उसके बारे में कुछ चर्चा करें। मैं शुरू ही हो रहा था कि नेट का व्यवधान आ गया, लेकिन इस बीच फिर जब मैं उपस्थित हुआ तो सुन रहा था राघवेंद्र जी को, जितनी प्रखरता से और जितना सिलसिलेवार और सीधे सीधे विषय पर केंद्रित बोल रहे थे। अच्छा लगा कि स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद क्या है। उनका राष्ट्रवाद वह नहीं है जो पश्चिम का है, यूरोपियन देशों का है। उनका राष्ट्रवाद भारतीय सनातन परंपरा पर केंद्रित है और वेदांत दर्शन के आलोक में उनका राष्ट्रवाद एक दूसरे की आत्मा का अभिनंदन करते हुए, आत्मवत् सर्वभूतेषु के साथ साथ यह देखते हुए केवल कल्पना की दुनिया में नहीं, अदृश्य सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि जीवित जो लोग हैं उनमें ही, सेवा में ही ईश्वर के दर्शन करें और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को अर्पित कर दे। राजेश रंजन वर्मा जी तो बहुत ही आदरणीय सिलसिलेवार बोल रहे थे, इतने संदर्भों के साथ, इतने दृष्टांतों के साथ राष्ट्रवाद की परिभाषा दे रहे थे, उसकी समग्र व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे और विवेकानंद के आलोक में जिस तरह से राष्ट्रवाद प्रस्तुत कर रहे थे, हमें भी एक नई दृष्टि मिली। भाई प्रमोद पांडे जी, एक पत्रकार की जो खोजी दृष्टि होती है
और इधर उधर नहीं जाकर सीधे विषय पर केंद्रित होकर कि विवेकानंद का राष्ट्रवाद आखिर है क्या। मैं कहता हूं कि आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में स्वामी विवेकानंद अपने देश के अनुपम राष्ट्रवादी नेता हुए, अतुलनीय राष्ट्रवादी नेता हुए। जब वे शिकागो धर्म सभा में भारतीय सनातन धर्म और भारत की सांस्कृतिक झलक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संपदा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया, वहां से आने के बाद, लेकिन तब भी वहां भी ध्यान में भारत की गरीबी थी, भारत की अशिक्षा थी, अविकसित भारत था, क्योंकि परतंत्रता काल में भारत की जो रीढ़ तोड़ दी गई थी, मानसिक रूप से भी भारत गुलाम हो गया था, आर्थिक रूप से भी भारत कमजोर हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम के देशों की उन्नति जो देखी तो प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का कितना योगदान था, विवेकानंद ने उसे स्वीकारा और वहां से लौटने के बाद उस महासभा से लौटे तो देश का पूरे भ्रमण और उन लोगों को प्रेरित किया, आप मातृभूमि से प्रेम करें और इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए परिश्रम के साथ कार्य करें। इस देश से पूर्ण विश्व वैचारिक रूप से लाभान्वित होता रहा है, लेकिन जब इस देश की इतनी संपदा है, जिस स्वामी विवेकानंद ने टाटा के लिए जमशेदजी टाटा को प्रेरित किया था कि आप आइए, क्षेत्र में भ्रमण करने के कारण जाने होगी किसी के क्षेत्र में आर खनिज संपदा है और वहां उद्योग लगाने से किस तरह का विकास हो सकता है। तो वे लोगों को प्रेरित करते थे, हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करते थे, हर व्यवसाय के लोगों को प्रेरित करते थे। जिसमें जिस क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता थी उसे उस क्षेत्र में जाने के लिए वे प्रेरित करते थे। वहां से लौटने के बाद संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने दिया कि आपस में आप लड़िए नहीं, आपस में प्रेम कीजिए और प्रेम करते हुए उस देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए कार्य करें ताकि इससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो सके। अपने प्रत्येक व्याख्यान में दृढ़ता एवं भावुकता पूर्वक अपने देशवासियों से वे अनुरोध करते रहे कि आप आपस में संगठित हो, सबल हो और एक राष्ट्र के रूप में जुड़ जाएं। उन्होंने लोगों को अपनी महानता को समझने और अपनी छाती पर गर्व करने का भी उपदेश दिया था। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, आकाश में नहीं देखें, वरन प्रत्येक जीव के हृदय में आप ईश्वर के दर्शन करें। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, हमारी सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। सर्वत्र उसके हाथ और उसके कान हैं, ईश्वर के हर जगह कान है, हर जगह उनका ध्यान है, देश ही हमारा जागृत देवता है। इस तरह से स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त संत, स्वामी और वेदांतिक राष्ट्रवाद ने ही उन्हें, वैदांतिक राष्ट्रवाद की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, जिसकी व्याख्या भी की, जिसकी स्थापना की, और उनका मत था कि एक ही आत्मा सब में है और सबकी आत्मा का समुन्नत विकास हो, सबकी आत्मा विकसित हो, इसके लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है। और उन्हीं के वैदांतिक राष्ट्रवाद से महात्मा गांधी ने नैतिक रूप से राजनीतिक भारत के लिए आपको समर्पित किया, परिणाम हम सामने भारत हुआ। जी के नेतृत्व में ही राष्ट्रवाद संकीर्ण खतरे से बचकर और आध्यात्मिकता के लक्ष्य को पाने के लिए सह अस्तित्व एवं सहकार के मार्ग पर निकल गया। स्वामी विवेकानंद ने धर्म की जो वैज्ञानिक व्याख्या की थी, जिस में कहीं धर्म के बारे में कहते थे कि धर्म आत्मा की वाणी है और आत्मा अलग अलग नहीं है, मनुष्य मात्र में ही क्या, तमाम प्राणियों में एक वही शक्ति है और उसी में हम ईश्वर के दर्शन को देखें। लेकिन भौतिक रूप से हम
इस देश है, समाज में है, उस समाज और उस देश को भी शैक्षणिक आलोक में हम ले जाएं और परिश्रम करते हुए सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो, ताकि हम व्यक्ति भी मजबूत हो, समाज भी मजबूत हो, राष्ट्र भी मजबूत हो। और कोई राष्ट्र जब मजबूत हो जाता है तभी वह विश्व बंधुत्व की ओर हाथ बढ़ाता है, तो विश्व भी उसका सम्मान और अभिनंदन करता है। हम विश्व गुरु थे तो अपनी ज्ञान की संपदा के बल पर थे, अपने ऋषि महर्षियों के द्वारा जो वैज्ञानिक अवधारणाएं और वैज्ञानिक संपदाएं प्रस्तुत की गई थी, वैचारिक संपदा थी, भौतिक संसाधन भी हमारे पास थे, हमारा तेज था, बल था और सहिष्णुता सबसे बड़ा हमारा आधार था। उसी ज्ञान को उन्होंने संसार के लिए एक तरह से वितरित करने का काम किया। जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक, लेकिन बीच में पराधीनता के कारण भारत की जो हानि हुई, भारत का जो पतन हुआ और भारत धीरे 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 भारतीय मानवीय आत्मा जो सुषुप्त होती चली गई, हीनता की ग्रंथि से बढ़ती चली, विवेकानंद ने जागृत करते हुए तेज के भारत स्थापित संसार में करते हुए सनातन धर्म की पताका लहराते हुए पश्चिम के जो प्रगतिशील विचार थे, पश्चिम की जो तकनीक थी, वैज्ञानिकता थी, वैज्ञानिक विकास था, उस सब को लेकर स्वामी विवेकानंद ने सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। और सर्वांगीण विकास से उनका आशय था कि हम सर्वांगीण विकास से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास मानसिक बल है, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है, यह हमारी सबसे बड़ी थाती है। और इस थाती के साथ साथ अगर हम भौतिक संसाधनों को भी प्राप्त कर लेते हैं, हम अशिक्षा को दूर कर लेते हैं, हम गरीबी को दूर कर लेते हैं, तो हमारा राष्ट्र संपूर्ण संसार में समुन्नत राष्ट्र हो सकता है। क्योंकि आत्मिक बल है उसके पास, आध्यात्मिक बल है, ज्ञान है, लेकिन बाह्य रूप से उसके पास संसाधनों का अभाव है। और यह संसाधनों का अभाव, यह संकीर्णता, रूढ़ियां अशिक्षा के कारण है, तकनीकी जानकारी न होने के कारण है। इसलिए संसार में पुनः अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए, वह प्रभुत्व ज्ञान का प्रभुत्व हो, सहिष्णुता का, उदारता का, नाट्य का प्रभुत्व हो, इसके लिए हमें भौतिक रूप से भी मजबूत होने की जरूरत है। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जब भारत मजबूत होगा तो भारत का राष्ट्रवाद संपूर्ण संसार के राष्ट्रवाद पर, यद्यपि भारत लगातार पराधीन रहा, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपने सांस्कृतिक वैभव के कारण ही पराधीन भौतिक रूप से होने के बावजूद हम आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से कभी पराधीन नहीं हुए। तो वहां हमारी पूरी की पूरी स्वतंत्रता बची रही, वहां हमारी पूरी चेतना बची रही। लेकिन स्वामी जी चाहते थे कि भौतिक रूप से भी हम ताकतवर बने, भौतिक रूप से हम संसाधनों से संपन्न हो जाए, भौतिक रूप से भी हम मजबूत है कि हमारी आध्यात्मिक दोनों द्वार को फिर से विजित कर सके और फिर हम विश्व गुरु बनने की अवसर हो सके। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की जी 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 सर बताइए। सर कोई कुछ कह रहा था क्या? ठीक है, आगे। जी सर, अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ आ रहे हैं और हम अपने सभी वरिष्ठ वक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि वो एक शब्द में इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए एक मैसेज दे दें। कुमार राघवेंद्र जी, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मेरा मानना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर, उनके राष्ट्रवाद पर या किसी उनके रिसर्च पे हम जब बात करते हैं तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि कोई विचार मनुष्य के अंदर कब उत्पन्न होता है, उसमें उसका कौन कौन से लोगों का योगदान होता है। एक समाज का योगदान होता है, उसके घर का योगदान होता है, उसके घरेलू पृष्ठभूमि का योगदान होता है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का जो घरेलू परिवेश रहा था वो बिल्कुल आध्यात्मिक परिवेश रहा, और वैसे में उन्होंने अपने विचारों को धीरे धीरे अपने गुरुजनों से लगातार, उनको गुरु भी आसानी से नहीं मिले, लगातार गुरुओं की तलाश करते करते उनको अंत में एक गुरु मिले। और ये
विचार उनके लगातार परिष्कृत होते गए। एक दिन में राष्ट्रवाद को उन्होंने परिभाषित नहीं किया है, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से उसको प्रभावित किया है और उसका परिलक्षित स्वरूप हमारे सामने आया है। मैं 2 लाइन और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद का प्रभाव देश के कैसे अन्य लोगों पर पड़ा है। दिनकर का आप देख लीजिए, दिनकर की लेखनी पर उसका प्रभाव कितना है। जब वो महादेवी वर्मा के और नागार्जुन के लेखनी पर क्या प्रभाव है। हम आगे बढ़कर के देख सकते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह की जीवनी पर उनका क्या प्रभाव है। ये सब में जो राष्ट्रीय चेतना जो उत्पन्न हुई है, राष्ट्रवाद कोई एक विषय नहीं जिसको कि एक लाइन में परिभाषित कर दे। ये अंतरन मन की चेतना है, उनको कोई शिक्षित नहीं करने गया था, उनको कोई समझाने नहीं गया था। ये अंदर की चेतना है, ये अध्यात्म जिस तरीके से स्वतः स्फूर्त जन्म लेता है या अपने आसपास के संगतियों से उत्पन्न होता है, वैसे में राष्ट्रीय चेतना ही राष्ट्रवाद है। हम अपने मन में स्वतः उत्पन्न हुआ है और आज की युवा पीढ़ी में भी जब हम आते हैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा को आप देख लीजिए, या अन्य दलों में भी कई वरिष्ठ ऐसे लीडर हैं, कई ऐसे लोग हैं, या समाज के कोई अन्य क्षेत्रों में जो लेखनी के क्षेत्रों में है, कोई रंगमंच के क्षेत्र में है, उस पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का, उनके राष्ट्रवाद का जो प्रभाव हुआ है। क्योंकि राष्ट्रवाद कई बार उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजरा है, कई बार खंडित हुआ है, हमारे राज्य बीच में कई टुकड़ों में थे, लेकिन उसमें एक नई जागृति, सांस्कृतिक चेतना जगाई गई, ये राष्ट्रवाद है। और स्वामी विवेकानंद जी को आज स्मरण करते हुए मुझे बहुत हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो आज हमारे जीवन की सार्थकता का है वो कहीं ना कहीं उनके विचारधारा की परिणति है, जो हमने उनको समझा है, जो आदर्श मिले हैं। आप गुरुजनों से भी आज आप लोगों को सुनने और समझने का, मुझे कहना कम था, आप लोगों से सीखना ज्यादा था, और मैं जो सीख पाया हूं, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी को आत्मसात करने के लिए सिर्फ वही एक माध्यम नहीं, आप सभी भी हमारे लिए एक माध्यम स्वरूप है। धन्यवाद सर। हम राजेश वर्मा सर आपके पास आना चाहेंगे कि आप कुछ शब्दों में इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर का वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन, ये चारों अलग अलग वस्तु, और जहां तक विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद का प्रश्न है, उनको कितना गौरव था अपने राष्ट्र का, तो वह मैं आपको उन्हीं के शब्दों में एक एक पंक्ति में 2 स्थान से सुनाता हूँ। सुनिएगा। द डेप्थ which the world owes to our motherland is immense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient Hindu, the mild Hindu. दूसरी जगह अपने राष्ट्रवाद संबंधी सिद्धांत की चर्चा करते हुए वे हमको क्या कहते हैं, देशवासियों क्या कहते हैं? This national ship of ours, ye children of immortals, my countrymen, has been plying for ages, carrying civilization and enriching the whole world with its inestimable treasures. और तीसरी बात मैं कहूंगा, वो एक पंक्ति आपको मेगास्थनीस से है, जिसको मैक्रिंडल ने ट्रांसलेट किया है, और वो बताता है कि उसके समय तक भारत के लोगों ने भारत से बाहर निकलकर कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया था। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी जी की मृत्यु तो हो गई आपको 1900 में, लेकिन उसके सडनली आफ्टरवर्ड्स 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके पीछे उनकी वह धारणा थी कि विदेशियों पर निर्भर होने की बात छोड़ो, स्वावलंबी बनो, ऐसा उनके भाषण में है। आपको बंगाल के जो उस काल के अभिनव भारत जैसे जो संस्थान थे क्रांतिकारी हुए, उन पर उनके विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव था। और गांधी जी ने भी बाद में जो गरीबों के उत्थान की चर्चा की,
और उसके पीछे भी आपको स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार आता है कि भारतवर्ष में जो जब तक गरीबी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो और शिक्षा के लिए, तो भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए आपको मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बीएचयू जो बनाया, और उसके बाद गांधी जी चंपारण आए, या फिर खेड़ा गए, या फिर कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन का संचालन किया, और उसके बाद अचानक से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महान धारा में परिणत हो गया। जो मुट्ठी भर पढ़े लिखे का आंदोलन था, यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल्स में हुआ करता था, वो एक मास मूवमेंट बन के उभरा। इन सब के पीछे स्वामी विवेकानंद जी की दूरदृष्टि, उनके विचार और उनकी चेतना थी, और मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय डॉक्टर संजय पंकज जी, प्रमोद पांडे जी, कुमार राघवेंद्र जी, आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से विषय को रखा, और इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद सर। सर, हम प्रमोद पांडे सर आपके पास आना चाहेंगे कि कार्यक्रम के इस अंतिम समय में आप अपने विचार रखें। बिहार स्वाभिमान समाज को जो ये आयोजक संस्था है, इनको सबसे पहले इस बात के लिए आभार कि स्वामी विवेकानंद के जीवन पर एक सीरीज का आयोजन चल रहा है। आज 20 जनवरी है, और इन्हीं दिनों में, जनवरी के महीने में ही 1994-95 में विवेकानंद जी पश्चिम की अपनी एक यात्रा का समापन कर भारत में आए थे, और संभवतः 20 या 21 जनवरी ही थी जब उन्होंने रामेश्वरम में अपना संबोधन दिया था। और इस हिसाब से और उनके जन्म तारीख के हिसाब से ये बहुत सामयिक आयोजन है। मेरा एक आग्रह रहेगा, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं या इस आयोजन से जुड़े हैं, या जिसे बाद में भी लाइव के अलावा रिकॉर्डिंग में भी देखा जाएगा, मैंने बार बार ये महसूस किया है कि स्वामी विवेकानंद जी को हम ऐसे जानते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया। विवेकानंद हमारे चेतना के अग्रदूत हैं, लेकिन हमने उनको पढ़ा कम है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि धारणा, लोग कई बार हमसे पूछते हैं चर्चा में कि वो सुनते हैं कि शून्य पर बहुत बोले थे स्वामी विवेकानंद जी। कोई कहता है कि उनको वहां शून्य पर बोलने के लिए कह दिया गया था शिकागो में, और ऐसे बोले कि 7 दिन तक बोलते रहे। ये लोक धारणा है, आप लोगों में से भी किसी का ऐसा अनुभव होगा। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी लोगों से कि हम सब विवेकानंद को पढ़ें। विवेकानंद को पढ़ने से क्या होगा कि पहले तो उनके विचारों को जानेंगे, दूसरा जो युवा पीढ़ी को उन्होंने संबोधित करते हुए उनको जगने का और जागरण का जो मंत्र दिया है वो उनकी रचनाओं में है। ये बहुत अच्छी बात है कि विवेकानंद की पूरी लेखनी, पूरा जो उनका व्याख्यान है किताब में है, हिंदी में 10 भाग में है, अंग्रेजी में अब 9वां भाग आया है, 8 भाग पहले से मिलता है। हम विवेकानंद को पढ़ें और हम विवेकानंद को समझें भी। केवल उन्होंने हिंदुत्व पर बहुत बोला है उन्होंने, लेकिन एक चीज को समझने की जरूरत है कि भारत की एकता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए उन्होंने कई भ्रांतियों का निवारण करने की भी कोशिश की। आप देखेंगे तो एक इतिहासकार की तरह वो आर्य द्रविड़ विवाद पर बोलते हैं, लिखते हैं। आर्यों को द्रविड़ों से अलग बता के ये बताया जाता है कि आर्य कहीं बाहर से आए। इसका उन्होंने खंडन करके द्रविड़ों और आर्यों में समन्वय की कोशिश भी की है, और दक्षिण और उत्तर का समन्वय, पूरब और पश्चिम का समन्वय, ये आज के संदर्भ में केवल भूगोल का समन्वय नहीं है, ये सांस्कृतिक समन्वय है। और उन्होंने हिंदू की परिभाषा में जैनियों को भी रखा, सिखों को भी रखा, मुस्लिम समाज को भी रखा और ईसाइयों को भी रखा। उन्होंने ईसा मसीह पर बहुत लिखा है। उनके विचार जब ईसाइयत पर जानेंगे
तो लगेगा कि उन्होंने ईसाइयत की अच्छाइयां हमें बताई हैं, हिंदुत्व की अच्छाइयां उन्हें बताई हैं, इस्लाम की अच्छाइयां यहाँ के लोगों को बताई, जो इस्लाम को नहीं जानते उनको बताई, उनको ये बताया कि हिंदुत्व कैसा है। तो ये जो समन्वय है, पुल बनाने का काम जो विवेकानंद ने किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीरता से विचारने लायक है। मैं नहीं समझता हूं कि उनके पहले राष्ट्रवाद का वास्तव में कोई ध्वजवाहक हुआ। बाद में तो मतलब हमारी चेतना में 2-3 नाम हैं। गौतम बुद्ध हैं जो पूरब को विश्व गुरु बनाने के लिए, और जब विश्व गुरु कहते हैं तो गौतम बुद्ध भी आते हैं, और गौतम बुद्ध के साथ हमारा उपनिषदों का और वैदिक ज्ञान भी आता है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में 2 नाम ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं और उनका उल्लेख एक साथ बहुत जरूरी है। एक तो विवेकानंद, जिन्होंने पश्चिम में भारत को बताया कि भारत क्या है, और दूसरे स्वामी दयानंद, जिन्होंने भारत के अंदर अपनी भारतीयता को इस तरह से उजागर किया, जातिवाद की खाई तोड़ के महिला शिक्षा और अन्य तमाम जो कुरीतियां थी उनको दूर करके आगे बढ़ाया। तो ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ें। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि इस तरह की श्रृंखला का आयोजन ये बिहार स्वाभिमान समाज की तरफ से किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी रोज हम मतलब नए नए विषय पर कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा संदेश यही है कि हम विवेकानंद को और जानें और उनके दृष्टि के अनुसार भारत को अपने हिसाब से विकसित करने में अपना ध्येय लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हम अब हमारे आखिरी वरिष्ठ वक्ता डॉक्टर संजय पंकज सर, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ शब्दों में अपना इस कार्यक्रम के अंतिम समय में कुछ प्रस्तुत करें और फिर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जहां दूसरे देश अपने राष्ट्रवाद को एकांगी विकास में देखते थे, किसी देश के लिए उसका सांस्कृतिक विकास ही राष्ट्रवाद है, किसी देश के लिए भौतिक विकास ही उसका राष्ट्रवाद है, किसी का मजबूत सैन्य संगठन ही उसका राष्ट्रवाद है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है वह सर्वांगीण विकास का राष्ट्रवाद है, जिसमें और संपूर्ण संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता से संचालित होता है। इतना सहिष्णु अपने धर्म के साथ, अपने आचरण के साथ, अपनी संस्कृति के साथ संसार का कोई देश नहीं मिलेगा। उदारता, त्याग, सेवा, जितनी सद्वृत्तियां हैं, सकारात्मकता जितनी है, लेकिन स्वामी विवेकानंद केवल, उन पर तो आरोप भी लगा कि वे पुरातन पंथी हैं, जबकि वे समृद्ध परंपरा के संपोषक थे। लेकिन प्रगतिशीलता उनमें इतनी थी कि वे कहते थे कि मैं धर्म की तब तक बात करना नहीं चाहूंगा जब तक एक व्यक्ति भी भूखा है, मान से ज्यादा ये किसी भूखे के लिए रोटी है। तो इस तरह की प्रगतिशीलता की बात करने वाले स्वामी विवेकानंद एक संतुलन का नाम है, विराट संतुलन का नाम है। लेकिन वे हमेशा कहते थे कि अपनी आत्मिकता जागते हुए शारीरिक भी ध्यान करें। फुटबॉल भी पत्थर सी हो मांसपेशियां, आप अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत करें। जब जरूरत पड़े तो यह देश सैन्य रूप से भी संगठित, सैन्य रूप से भी मजबूत हो, यह देश भौतिक रूप से भी समृद्ध हो। लेकिन सबसे बड़ी पूंजी इसकी आध्यात्मिकता है। हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे प्रज्ञावान पूर्वजों ने हमारे लिए ख्याति के रूप में दिया। उस सब को विवेकानंद अपने विचार में, अपनी प्रस्तुति में, अपने व्याख्यान में, अपने व्यवहार में आत्मसात करते हुए वे नए भारत के उदय के लिए, नए भारत के विकास के लिए, जिसमें प्रौद्योगिकी भी हो, अर्थ भी हो, राजनीति भी हो, समाजवाद भी हो, अर्थात वह समग्रता में वे सारे के सारे विषय हो, जिन विषयों से
मनुष्य ही नहीं, समाज नहीं, बल्कि एक देश, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, जो राष्ट्र चतुर्दिक मजबूत हो और जिस एंगल से भी उस राष्ट्र को दिखे, उस एंगल से वह राष्ट्र समृद्ध दिखे, भौतिक रूप से समृद्ध दिखे, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध दिखे, सांस्कृतिक से, कला रूप से, साहित्यिक रूप से, हर रूप में समृद्ध। कई रूपों में अपना देश समृद्ध रहा है, लेकिन भौतिक रूप से अपना देश जो कमजोर था, हमेशा पुनः विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। करके पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक हाथ में कमल अर्थात सौंदर्य भी है, साहित्य भी है, संगीत भी है, कला भी। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। यह विवेकानंद की परिकल्पना थी, यह विवेकानंद की अवधारणा थी कि सर्वांगीण इस देश का एक राष्ट्रीय वैभव के रूप में विकास हो। यही उनका राष्ट्रीय भाव है, यही उनका राष्ट्रवाद है। धन्यवाद सर। हम सभी अपने वरिष्ठ वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे विचार राष्ट्रवाद और स्वामी विवेकानंद जी पर जाहिर किया। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार।